हमेशा ये हम लोग बात कर चुके हैं कि CO2 की भूमिका क्या है और प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। आज हम बात करेंगे जलवाष्प, वेपर की भूमिका क्या होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि वाटर वेपर की हम बात करें, इनकी भूमिका क्या होती है, ये किस तरह वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान देना इस बात को। यह हमारी पृथ्वी है, ये समांतर जो पेड़ पौधे हैं ये इंडिकेटर है कि पृथ्वी है। ये हमारा जलवाष्प है। ध्यान देना इस बात को। यदि ये कहा जाए कि यह हमारा जलवाष्प है, यह हमारा सूर्य है, सूर्य से रेज आ रही है। जलवाष्प का काम क्या है? ये जलवाष्प कोई भेदभाव नहीं करता। ये जलवाष्प का काम क्या है? इनके बीच जो स्पेस है, उनके बीच कोई रेज आएगी तो ये धरातल तक आ जाएगी। ध्यान दो, ये सूर्य है, सूर्य से जो रेज आ रही है ये धरातल तक आ जाएगी। लेकिन हमेशा जो रेज जलवाष्प के कणों से टकराएगी, हमेशा ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कुछ भाग का अवशोषण तथा कुछ भाग का परावर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्शन। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो जलवाष्प है, ये दो स्पेस, जलवाष्प के दो बूंदे हैं, इनके बीच जो स्पेस है, सनरेज सीधे धरातल तक आई और यहां का ताप बढ़ जाएगा। लेकिन यदि ये सोलर रेडिएशन जलवाष्प के बूंदों से टकराता है, जलवाष्प से, तो कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा और कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। परिणाम क्या होगा कि ये सनरेज धरातल तक नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ये है, हमेशा इसका मतलब ये है कि जो जलवाष्प है सोलर रेडिएशन का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है और अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। वाटर वेपर। अभी हमारी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी, हम पृथ्वी की बात करें, अब पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करेगी। मान लिया जाए ये पृथ्वी ताप का उत्सर्जन कर रही है, तो जो इनके बीच पड़ेगा, इन दोनों के बीच जो स्पेस है, यदि इस स्पेस से भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गुजरा तो वह अंतरिक्ष में चला जाएगा। पर यदि जो रेडिएशन इससे टकराया, ये सीधे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये जो ताप अंतरिक्ष में जाना चाहिए वापस पृथ्वी पर आ गया। तो ये कर क्या रहा है? जलवाष्प हमेशा भौमिक विकिरण के रूप में जो ताप अंतरिक्ष में जाना चाहिए वह ताप जलवाष्प से टकराकर वापस आ गया और इसी ताप से हमारी पृथ्वी क्या होगी? गर्म होगी। इसका अर्थ ये है कि ये जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प ये भी ग्रीन हाउस गैस की भूमिका निभाता है। लेकिन हमेशा ध्यान दो इस बात को, सूर्य से आने वाली रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देता है
और भौमिक विकिरण के रूप में ताप का जो उत्सर्जन होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है या रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जलवाष्प करता क्या है? पृथ्वी के ताप को संजोए रखता है हमेशा। इसलिए इसे कहा जाता है प्राथमिक ग्रीन हाउस। इसका मतलब ये जो जलवाष्प है ये करता क्या है? पृथ्वी के ताप को संजोए रखता है, इसलिए इसे प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये जो जलवाष्प है ये पृथ्वी के ताप को संजोए रखता है। क्योंकि पृथ्वी के ताप को बनाकर रखता है, इसलिए इसे प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान दो, जो CO2 है वो होता क्या है? उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। पर जो जलवाष्प है उसे प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। मान लिया जाए, एक चीज हमेशा ध्यान देना इस बात को, मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, ध्यान देना जलवाष्प है ही नहीं, ये सूर्य है। जलवाष्प अत्यंत कम है। मान लिया जाए जलवाष्प एक ये है, बहुत कम जलवाष्प है, तो स्वाभाविक है ये सूर्य से दिन में ताप आएगा और पृथ्वी रात में क्या करेगी? ताप को छोड़ देगी। हमेशा ध्यान दो, पूरी बात ध्यान देना। यह जलवाष्प करता क्या है? बाहर के ताप को बाहर और अंदर के ताप को अंदर करता है। सूर्य से जो रेज आती है उसे नीचे नहीं आने देता, उसका कुछ भाग अवशोषित करता है और अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है। और पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में जिस ताप को छोड़ती है, यह जलवाष्प क्या करता है? उसे संजोए रखता है। इसीलिए जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो, यह जो जलवाष्प है इसे पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ की बात करें, आप सोचो कंबल करता क्या है? आप जाड़े के मौसम में कंबल को ओढ़ लें तो शरीर के ताप को बाहर जाने नहीं देता और बाहर के ताप को अंदर आने नहीं देता। यही काम जलवाष्प करता है। इसे जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। मान लिया जाए वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम है, तो होगा क्या? इनके बीच स्पेस बहुत ज्यादा होगी, तो सूर्य से क्या होगा? रेज आएगी और धरातल को गर्म करेगी। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा दिन में ताप ज्यादा बढ़ जाएगा और रात में क्या होगा? जलवाष्प है ही नहीं और पृथ्वी रात में भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। अब सोचो, चूंकि पृथ्वी रात में भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है और कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो ये ताप क्या होगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। अब एक चीज सोचो, यदि ताप अंतरिक्ष में चला गया तो रात में ताप क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगा।
इसका मतलब ये रात में तापमान में गिरावट होगी। अक्सर देखा होगा कि रात में पृथ्वी कुछ ठंडी हो जाती है, दिन में भयंकर गर्मी और रात में ठंडी, और सुबह के वक्त और ज्यादा ठंड लगने लगती है। कारण यह है कि पृथ्वी रात में भौमिक विकिरण के रूप में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में ताप को छोड़ती है। हम हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका अर्थ यह है जलवाष्प है ही नहीं, को रोकने वाला नहीं है, तो ये ताप कहां चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। और जब ताप अंतरिक्ष में चला जाएगा तो क्या होगा? पृथ्वी का ताप क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगा। परिणाम तो क्या होता है? रात में ताप अत्यंत कम हो जाएगा। हो सकता है कि दिन का ताप चला जाए 50 डिग्री, रात का ताप हो जाए 2 डिग्री। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, डेजर्ट एरिया की हम बात करें। रेगिस्तान में क्या होता है? वर्षा नहीं होती। जब डेजर्ट एरिया में वर्षा नहीं होती है तो डेजर्ट एरिया में ताप क्या होता है? सोचो जरा, वर्षा होती नहीं तो वहां जलवाष्प नहीं होता। जब जलवाष्प नहीं होता तो जो सन रेज है उसको रोकने वाला कोई नहीं, परिणाम सन रेज सीधे धरातल तक आ जाती है, जिससे डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिन का ताप पहुंच जाता है 48 डिग्री 50 डिग्री पहुंच जाता है। हमेशा ध्यान दो। लेकिन रात में कोई रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि जलवाष्प है ही नहीं। जब जलवाष्प नहीं होगी तो भौमिक विकिरण के रूप में जो ताप का उत्सर्जन है वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, क्योंकि कोई रोकने वाला है ही नहीं, जलवाष्प है ही नहीं। परिणाम क्या होगा? हमेशा ध्यान दो। परिणाम क्या होगा? रात में पृथ्वी का ताप गिरना शुरू हो जाएगा। इसे डेजर्ट एरिया में क्या होता है? रात का ताप 2 डिग्री हो जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मान लिया जाए कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे ये कहा जाता है कि वर्षा हो गई, मान लो बारिश हो गई, और जब बारिश हो गई तो जलवाष्प बहुत ज्यादा, ये पूरा जलवाष्प है। अब सोचो, ये पूरा जलवाष्प है वर्ष, और जब जलवाष्प होगी तो ये सूर्य है। सूर्य से जो रेज आएगी वो अंतरिक्ष धरातल तक नहीं आ पाएगी। क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और पृथ्वी क्या होगी? जिस ताप को छोड़ेगी, जिस ताप को छोड़ेगी वह भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो जैसे ठंड के मौसम में जब आसमान में बादल लगा रहता है, बादल क्या है? जलवाष्प। जब बादल लगा रहता है तो रात में ठंड नहीं लगती। रात में ठंड क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है। पृथ्वी जब ताप को छोड़ती है, पृथ्वी जब ताप को छोड़ती है तो होता क्या है? यह जलवाष्प उस ताप को, भौमिक विकिरण को वापस कर देता है। तो ये जो टेम्परेचर है वापस पृथ्वी तक आ जाता है, यह अंतरिक्ष में नहीं जा पाता। इसलिए जनवरी के महीने में ठंड के मौसम में भी रात में ठंड नहीं लगती है। ये रीजन देखो जरा। जैसे मान लिया जाए कि गर्मी के मौसम में आसमान में बादल छाया हुआ है तो देखा होगा गर्मी कम लगती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में, जैसे अभी देखा होगा मौसम, दिल्ली के मौसम की बात करें, बादल छाया हुआ है पिछले 2-3 दिन से, तो गर्मी कम लग रही है। क्यों? क्योंकि आसमान में बादल जो छाया हुआ है, सन रेज वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वो धरातल तक नहीं आ पाती या बहुत कम आ रही है। इसलिए दिल्ली के तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पा रही है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसे यह कहा जाता है कि जो जलवाष्प है, ये जो जलवाष्प है, ये पृथ्वी के कंबल की भूमिका निभाता है, और इसे प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। जलवाष्प अक्सर देखा होगा आपने समुद्री प्रदेशों में
हमेशा ध्यान दो, जैसे मान लिया जाए कि ये स्थलीय भाग है, ये पूरा समुद्र है। पूरी बात ध्यान दो, जो समुद्री क्षेत्रों में देखा होगा, समुद्री क्षेत्रों में गर्मी नहीं लगती। आखिर समुद्री क्षेत्रों में गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि समुद्री क्षेत्रों में हवाएं जब चलती हैं तो उन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा होती है। तो जितने भी कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। और जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, जो सन रेज है, सन रेज, ये क्या होगा, धरातल तक नहीं आ पाएगा। यह बहुत कम मात्रा में आएगा, अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र तट के पास का एरिया है, वह ज्यादा तापमान बढ़ने नहीं पाता। दूसरी बात, हम ठंड की बात करें, ठंड के मौसम में भी ज्यादा ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इन तटीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। और जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो यहां पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में जिस ताप का उत्सर्जन करेगी, जलवाष्प क्या करेगा, उसे वापस भेज देगा पृथ्वी पर, वह अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगा। इसे तटीय क्षेत्रों में क्या होगा, इन तटीय क्षेत्रों की बात करें, तटीय क्षेत्रों में क्या होगा, ज्यादा ताप गिरने नहीं पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना कि प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी। मान लिया जाए यहां जलवाष्प है ही नहीं, यहां थोड़ी सी जलवाष्प है और यहां जलवाष्प ज्यादा है। हमेशा ध्यान दो, यहां जलवाष्प थोड़ी सी कम है और यहां जलवाष्प बहुत कम है। ये मान लिया जाए ए, ये मान लिया जाए बी, ये मान लिया जाए सी। तो ध्यान देना इस बात को, यह हमारा सूर्य है। सूर्य से जब रेज आएगी तो यहां जलवाष्प की मात्रा कम है, तो स्वाभाविक है ये तीनों प्लेस एक ही अक्षांश पे है और तीनों प्लेस पर सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ रही हैं, तो यहां जलवाष्प की मात्रा कम है। जब यहां जलवाष्प की मात्रा कम है तो दिन में क्या होगा, यहां ताप सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा कम है। तो यह दिन में ताप सबसे ज्यादा होगा और पृथ्वी जब रात में भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करेगी तो ताप अंतरिक्ष में चला जाएगा। परिणाम क्या होगा कि दिन में तो ताप ज्यादा होगा, रात में ताप बहुत कम हो जाएगा। रात में ताप कम क्यों होगा? क्योंकि जलवाष्प है ही नहीं। तो भौमिक विकिरण के रूप में जिस ताप का उत्सर्जन होता है वो ताप सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा। लेकिन हम बी की बात करें, ये जो एरिया है यहां जलवाष्प इसकी अपेक्षा ज्यादा है। देखो, चूंकि यहां जो जलवाष्प है इसकी अपेक्षा ज्यादा है तो स्वाभाविक है यहां सनरेज तो आएगी, कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ भाग धरातल तक आएगी। तो यहां जो दिन का ताप है इसकी अपेक्षा कम होगा और रात का ताप क्या होगा, इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा। रात का ताप ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का यदि उत्सर्जन करेगी तो स्वाभाविक है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो रात का ताप यहां ज्यादा होगा, यहां रात का ताप क्या होगा, कम होगा। यदि हम इस स्थान की बात करें, सी नामक स्थान पे जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है तो ऑलरेडी यहां अधिकांश जो सनरेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थोड़ी सी बहुत कम मात्रा में सौर किरण पृथ्वी तक आ पाएगी, लेकिन ये जब भौमिक विकिरण के रूप में ताप का जब उत्सर्जन होगा तो जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है, अधिकांश ताप वापस चलाएगा पृथ्वी पर। इसका मतलब है यहां रात का ताप सबसे ज्यादा होगा यदि तीनों के तीनों प्लेस एक अक्षांश पर स्थित है। तो अब एक चीज सोचो जरा, यदि ये कहा जाए दिन का ताप सबसे ज्यादा कहां होगा, ए पर। क्यों? क्योंकि जलवाष्प की मात्रा सबसे कम है। उससे कम कहां होगा, बी पर, और सबसे कम कहां होगा, सी पर। क्यों? क्योंकि यहां जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा है। अब एक चीज सोचो जरा, मान लिया जाए रात की यदि ताप की बात किया जाए, तापमान
तो सबसे ज्यादा कहां रात का ताप होगा? सी पर। क्यों? क्योंकि जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, और जहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है सी पर सबसे ज्यादा ताप, उससे कम कहां होगा? बी पर। उससे कम कहां होगा? ए पर। अब स्थिति क्या हो गई? चेंज हो गई। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जलवाष्प कैसे ताप को प्रभावित कर रहा है। जलवाष्प, ये बात समझ में आ गई सबको? दिन का ताप और रात का ताप। मान लिया जाए कोई प्लेस है, मान लिया जाए ये कोई प्लेस है, ये मान लिया जाए कि 20 अंश अक्षांश रेखा है। आप सोचो 20 अंश अक्षांश रेखा है। ध्यान से समझना, यूपीएससी एक तो जो बातें हुई थी हमने बता दिया, वो पीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा। वो किसे प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो जलवाष्प। लेकिन यूपीएससी में इसी प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करेगा? पहले मैं ये बता रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, फिर मैं टॉपिक क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूं। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो, यहां कोई तालाब है, हमेशा ये पूरा आपका डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया है। फिर क्या होगा? यहां कोई घास है, फिर क्या होगा? यहां घने वन है। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ध्यान से समझें इस बात को। मैंने क्या कहा? जहां तालाब होगा, बड़े बांध होंगे, समुद्र का एरिया होगा, वहां जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो स्वाभाविक है यहां जलवाष्प ज्यादा होगा। ये बी डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में वर्षा होती ही नहीं। यदि रेगिस्तान में वर्षा नहीं होगी तो वहां जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? कम होगी। आप सोचो, तो बी नामक स्थान पर डेजर्ट एरिया है, यहां जलवाष्प बहुत कम है, ये पूरी झाड़ियां हैं, घास है, स्वाभाविक है यहां जलवाष्प बहुत कम। यहां जो जलवाष्प है, जलवाष्प घास जहां होगी, यह वाष्पोत्सर्जन होता है। जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? होगी। पर यहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी। यह मान लिया जाए जलवाष्प है। यह घने वन है, घना वन है। अब बताना जरा, घने वन हो गए तो यहां जलवाष्प बहुत ज्यादा होगी। अब पूरी बात ध्यान, क्योंकि जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वहां के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब एक चीज बताना जरा, ये घने जंगल है, ये घास के मैदान है, ये डेजर्ट एरिया है, और यहां समुद्री क्षेत्र है। मान लिया जाए कोई समुद्र ही हो, पूरी बात ध्यान देना, तो स्वाभाविक है समुद्री जहां जल का क्षेत्र ज्यादा होगा वहां जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो स्वाभाविक है ए में क्या होगा? जलवाष्प सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा? डी में होगा। तो जलवाष्प के नजरिए से देखा जाए तो ए में सबसे ज्यादा होगा, फिर घने वन है, उससे कम कहां होगा? घने वन में होगा। उसके बाद कहां होगा? घास के मैदान होगा, और सबसे कम कहां होगा? डेजर्ट एरिया में होगा। अब बताओ, तो ए में सबसे ज्यादा जलवाष्प होगा क्योंकि जलीय क्षेत्र है। आज जो जलीय क्षेत्र होगा वहां हवाएं चलती हैं तो जलवाष्प को ग्रहण कर लेती हैं, तो यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। उससे कम घना वन जो जंगल क्षेत्र है, उससे कम घास का मैदान, और सबसे कम डेजर्ट एरिया में। अब बताओ, ये तो पता चल गया कि कहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी और कहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी। अब हमेशा ध्यान दो पूरी बात। अब दिन का ताप कहां ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा कहां होगा?
अब बताना, सबसे ज्यादा जहां जलवाष्प ज्यादा होगा वहां दिन का ताप क्या होगा? कम होगा। अब एक बात है ना, सबसे ज्यादा दिन का ताप कहां ज्यादा होगा? ताप बी में। उससे कम कहां होगा? सी में। उससे कम कहां होगा? डी में। और सबसे कम कहां होगा? ए में। बात समझ में आ गई? जहां जलवाष्प की मात्रा दिन में, जहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी वह दिन में ताप क्या होगा? कम होगा। इसे देखा होगा, जो जंगली क्षेत्र है, जहां घने वन है, वहां ज्यादा गर्मी नहीं लगती। अब एक चीज सोचो, प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी? थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को। कैसे प्रश्न पूछेगा यूपीएससी? यह पूछेगा, हमेशा पूछेगा कि जलीय क्षेत्र, रेगिस्तान, घास और घने वन का एरिया दे देगा। और यह पूछेगा इनको दिन के तापमान में घटते हुए क्रम में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। घने वन कहां ज्यादा होंगे? दिन का ताप कहां ज्यादा होगा और रात का ताप कहां ज्यादा होगा? तो एक बात हमेशा याद रखना, जहां जलीय क्षेत्र है, जहां जलीय क्षेत्र है वहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। जहां घने वन है वहां भी जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। जहां घास का मैदान है उससे थोड़े से कम होंगे। और जो डेजर्ट एरिया में जलवाष्प की मात्रा सबसे कम होती है, जिसकी चर्चा चल के हम लोग आगे करेंगे। दूसरी चीज, एरोसोल की बात करें हम लोग। एरोसोल, धूल कण की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ये जब बात करते हैं, अब इस धूल कण में शामिल होता है। एरोसोल की बात करें, एरोसोल्स में क्या क्या शामिल होता है? पहली बात, जब एरोसोल्स की बात करेंगे तो मिट्टी एवं नमक के कण, ज्वालामुखी विस्फोट से प्राप्त हम राख की बात करें, हमेशा मिट्टी, नमक के कण, ज्वालामुखी विस्फोट से प्राप्त जो राख है यह हमारे धूल कण में शामिल है। डस्ट पार्टिकल में शामिल होता है, जिसको कहते हैं एरोसोल। मतलब एरोसोल्स की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान देना इस बात को। जैसे मैंने कहा उल्कापात, जैसे हम तरल जो बूंद है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की बात करें हम लोग, अंत में सबसे बड़ी चीज जैविक पदार्थ, विशेषकर बैक्टीरिया, परागकण, जो फूल के परागकण होते हैं, ये सब के सब डस्ट पार्टिकल में शामिल होते हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये डस्ट पार्टिकल करता क्या है? क्या ध्यान दें, जो जलवाष्प है सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित करता है और कुछ भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है। और भौमिक विकिरण के रूप में जब ताप का उत्सर्जन होता है तो ये करता क्या है कि अधिकांश भाग को संजोए रखता है। पर धूल कण की क्या भूमिका होती है? ध्यान देने इस बात को। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, हमेशा ध्यान दो, ये पृथ्वी है, ये धूल कण है, ये सूर्य है आपका। सूर्य से क्या होगा? जो इनके बीच स्पेस होगी वो तो धरातल तक आ जाएगी, पर जो इससे टकराएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी जब भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है तो जो इनके बीच से जाएगा, गुजर गया,
वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, पर जो इससे टकराएगा वापस चलाएगा। तो ये जो धूल कण है एक दीवार की तरह काम करता है। सूर्य ताप को उधर कर दिया और भौमिक विकिरण को नीचे ही रोक लिया। हमेशा ये जो धूल कण होते हैं ये प्रकीर्णन के काम, स्कैटर की बात करें और आर्द्रता ग्राही केंद्र की भूमिका निभाते हैं। आर्द्रता ग्राही केंद्र का मतलब क्या होता है कि ये जी कोई धूल कण है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, जलवाष्प की एक लेयर जमा हो जाती है। हमेशा जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो धागे को लपेटना पड़ता है, तो कुछ तो बेस चाहिए। तो जो धूल कण है, जो डस्ट पार्टिकल है, यह क्या एक बेस का काम करता है और उसके दो चारों तरफ जलवाष्प जमा होता चला जाएगा। और जब उस बूंद का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि अब हवा में तैरने लायक नहीं रह गया, तो जल की बूंदों के रूप में वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो दो चीज, एक स्कैटरिंग का काम करता है, प्रकीर्णन का काम करता है। जैसे सुबह जो आप प्रभात काल में स्थित देखते हो और शाम को जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो देखते हो आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लालिमा दिखती है वो धूल कणों के कारण, प्रकीर्णन के कारण। आर्द्रता ग्राही केंद्र का मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली की बात करें। जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली है, हमेशा जान दो, ये जो डस्ट पार्टिकल है इसके चारों तरफ जलवाष्प की बूंदें क्या होती हैं, जमा होने लगती हैं। आपने कई बार देखा होगा, अचानक क्या हुआ, धूल भरी आंधी चलने लगी तो वायुमंडल में धूल की मात्रा बढ़ जाती है। जब धूल की मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में, तो जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मौसम, गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता मौसम। ये हुआ आपका डस्ट पार्टिकल। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ओजोन की बात करेंगे तो आपके वायुमंडल में ओजोन भी है। हमेशा वायुमंडल में आपके ओजोन भी है और ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। पूरी बात ध्यान देना, यह आपकी पृथ्वी है। पूरी बात ध्यान दो, यह आपकी पृथ्वी है। हमेशा ध्यान देना इस बात को, यह पृथ्वी है। अब एक प्रश्न उठा, सबसे बड़ी चीज तो यह है, ओजोन की बात करें। ओजोन की जब बात करेंगे तो ओजोन का जो लेयर है 10 किलोमीटर से लेकर सबसे ज्यादा जो होता है 50 किलोमीटर के एरिया तक। हमेशा ओजोन का जो सांद्रण होता है दोनों के बीच में, ओजोन का सांद्रण 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच ओजोन का सांद्रण होता है। और सबसे ज्यादा जो सांद्रण होता है, सबसे जो ज्यादा सांद्रण होता है 12 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर से लेकर के हमेशा सबसे ज्यादा सांद्रण, हमेशा 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच ओजोन पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सांद्रण है 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच सबसे ज्यादा सांद्रण पाया जाता है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रश्न ये उठा, ओजोन का निर्माण कैसे होता। एक तो प्रश्न ये कि ओजोन पाया कहां जाता है। हमेशा ओजोन का काम क्या है। ये जो ओजोन है इसका मुख्य जो काम है परावैंगनिक किरणों को
अल्ट्रावायलेट जो रेज है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इसे अवशोषित करती हैं ओजोन। पर एक प्रश्न उठा कि ये बनता कैसे है। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये बनता कैसे है। तो ये कहा जाता है, हम जब बनने की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दो, परा वैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज है और तड़ित झंझा थंडर स्टॉर्म की बात करें हम लोग, इसको अल्ट्रावायलेट रेज इसको कहते हैं। इन दोनों के कारण हमेशा जो थंडर स्टॉर्म है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन होता है। विद्युत विसर्जन होता है हमेशा। इन दोनों के कारण क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन दो भागों में टूट जाता है। O2 टूट जाएगा O+O में। हमेशा जो अल्ट्रावायलेट रेज है और तड़ित झंझा की बात करें, दो चीजें होती हैं। इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन दो अणुओं में टूट जाता है O+O में, और ये जो टूट गए ये दोनों क्या करते हैं, O2+O बनाकर O3 बना लेते हैं। O2+O बराबर O3। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, कुछ बात याद रखना। ओजोन O3, इसका अणुसूत्र O3 होता है। इसका काम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेना। इसका सबसे ज्यादा जो सांद्रण है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच हमेशा, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनकी जो डेंसिटी है 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न कि आखिर ओजोन बनता कैसे है, तो दो महत्वपूर्ण रीजन है, एक अल्ट्रावायलेट रेज है, एक थंडर स्टॉर्म है। इससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, विद्युत विसर्जन। ये कैसे बनता है आगे हम लोग बात करेंगे। जो अल्ट्रावायलेट रेज है इससे क्या होता है, O2 दो भागों में टूट जाता है, O+O में टूट जाता है, और ये ऑक्सीजन के एक अणु ऑक्सीजन के दो अणु से मिलकर O3 बना देता है, और यही ओजोन है। इसका सबसे ज्यादा जो निर्माण होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में होता है। यह कहा जाता है कि ओजोन का जो निर्माण होता है, निर्माण सबसे ज्यादा उष्ण एवं इसका मतलब है ट्रॉपिकल जोन है और सब ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल जोन में ही इसका निर्माण होता है। देखो आप, ये है हमारा ओजोन। अब हम बात करेंगे, ये तो वायुमंडल का संगठन है, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की गई। अब हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो आप, द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, वायुमंडल की संरचना। संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की संरचना। यदि वायुमंडल की हम संरचना की बात करें तो हमेशा वायुमंडल के स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल के कई लेयर हैं और हर लेयर में एयर डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होता है। हमेशा इस
वायुमंडल की संरचना में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षोभ मंडल। इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। हम क्षोभ मंडल कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, हम वायुमंडल की हम संरचना की बात करें, इसमें सबसे पहले बात उठेगी हमारा ट्रोपोस्फियर हमेशा। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर की हम बात करेंगे। ट्रोपोस्फियर के बारे में समझ लो जरा, कैसे काम करता है यह ट्रोपोस्फियर। ये कहा जाता है हमारी पृथ्वी है। इसको समझ लो जरा, ये हमारी पृथ्वी है। अक्सर देखा होगा ये 0 अक्षांश रेखा, हम इसे कहते हैं इक्वेटर। ये आपका नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है। हमेशा ध्यान दो, नॉर्थ पोल से लेकर इक्वेटर के बीच को, इक्वेटर से जो ऊपर है नॉर्थ की तरफ, इसे कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो ये भाग है इसे कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। यह आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यह साउथ हेमिस्फीयर है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना इस बात को, हमेशा ध्यान दें इस बात को। अक्सर देखा होगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, कैंसर, द लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं इसे। और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा, कैप्रिकॉन कहते हैं इसे, द लाइन ऑफ कैप्रिकॉन। द लाइन ऑफ कैंसर और द लाइन ऑफ कैप्रिकॉन की हम बात करें, ये बहुत ही बेसिक चीज आपको समझा रहा हूं। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा स्टेट पीसीएस में। अब ध्यान से सुनो इस बात को। अब हम बात करें ट्रोपोस्फियर, हम क्षोभ मंडल की बात करें कि क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर कैसे काम करता है। देखो आप, यदि हम ट्रोपोस्फियर का फिगर बनाएं, यदि उसका फिगर बनाया जाए तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये पृथ्वी है, यह आपका इक्वेटर है, यह आपका नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। मान लिया जाए यह आपका साउथ पोल है और यह आपका नॉर्थ पोल है। यह आपका 0 अक्षांश रेखा है, यह इक्वेटर है, यह विषुवत रेखा है। हमेशा अब ध्यान दो, जब हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फियर का जो स्ट्रक्चर होता है देखो इस तरह होता है। यह ट्रोपोस्फियर का स्ट्रक्चर होता है। सामान्यतः देखा जाए कि इक्वेटर के पास इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इसकी ऊंचाई होती है। लगभग यहां जो ऊंचाई होती है लगभग 18 किलोमीटर, यहां जो ऊंचाई होती है लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई होती है।
ट्रोपोस्फीयर की बात। ध्यान से समझना इस बात को। इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है 18 किलोमीटर। पोल पर इसकी ऊंचाई सबसे कम 8 किलोमीटर। हमेशा पहला प्रश्न तो ये उठा कि ये जो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, इसे क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं? हमेशा रीजन ये कि इसमें हमेशा विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो जो क्षोभ मंडल है आपका, क्षोभ मंडल है, इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इसे कहते हैं टर्बुलेंट जोन कहते हैं इसे, टर्बुलेंट जोन। टर्बुलेंट जोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है, निरंतर विक्षोभ उत्पन्न होता रहता है। यह हमेशा इसमें विक्षोभ टर्बुलेंट उत्पन्न होता रहता है। क्यों? क्योंकि कभी साइक्लोन आया, कोई साइक्लोन आया और साइक्लोन क्या करता है, इसे डिस्टर्ब कर देता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। क्योंकि क्षोभ मंडल में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं। इसका मतलब ये सभी प्राकृतिक घटना जैसे वर्षा, बादल, चक्रवात, तूफान, वर्षा, बादल, साइक्लोन, तूफान, आपका विषय रेनफॉल, स्नोफॉल, ये जितनी चीजें होती हैं ये सब के सब क्षोभ मंडल में होती हैं। अब ये जो साइक्लोन जब इस क्षोभ मंडल में, हमेशा ध्यान दो इस बात को, आखिर सारी प्राकृतिक घटनाएं क्षोभ मंडल में क्यों होती हैं? क्योंकि क्षोभ मंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, एयर डेंसिटी ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। हमेशा ये सारे जितने भी ये नेचुरल फिनोमेना है, हमेशा जान दो, ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सब के सब इस जोन में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में एयर डेंसिटी, वायु का घनत्व ज्यादा है, वायु दाब भी सबसे ज्यादा है और जलवाष्प की मात्रा भी सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब एक प्रश्न, होता क्या है इस बात को? थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को। एक प्रश्न उठा कि इक्वेटर पर पूरी बात ध्यान देना, इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। आखिर इक्वेटर में इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर पर संवहनी हवा चलती है। हमेशा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेटर पर जो सूर्य है वो वर्टिकल चमकता है, लंबवत चमकता है सूर्य। और जहां सूर्य लंबवत चमकेगा वहां तापमान ज्यादा होगा, और जहां तापमान ज्यादा होगा वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी। अब ध्यान देना, जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो ये क्षोभ मंडल को क्या करती है? पुश करती है। जब पुश करती है तो क्षोभ मंडल ऊपर उठ जाता है। तो इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहां संवहनी हवाएं चलती हैं, और जहां संवहनी हवाएं चलेगी, कन्वेक्शनल विंड्स की बात करें, कन्वेक्शनल जो विंड चलती है ये क्षोभ मंडल को ऊपर उठा ले जाती है। संवहनी हवा, संवहनी हवा क्या होती है? यू चलती है। जो वर्टिकल चलती है उसे संवहनी हवा कहते हैं, और कुछ हवाएं हॉरिजॉन्टल चलती है। तो जब यह हवाएं जब चलती हैं संवहनी हवा, तो इसे पुश करती है। जब पुश करती है तो क्षोभ मंडल काफी ऊपर उठ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य यहां लंबवत चमकता है,
और जहां सूर्य लंबवत चमकेगा वहां तापमान ज्यादा होगा, और जहां तापमान ज्यादा होगा वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो क्षोभ मंडल को ये ऊपर उठा ले जाती हैं। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए ये कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है, साउथ पोल मकर रेखा, और ये आपका कर्क रेखा है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। होता क्या है, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा, हमेशा मान लिया जाए सूर्य यहां चमकता है कर्क रेखा पे, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो तापमान यहां ज्यादा होगा, और जब तापमान यहां ज्यादा होगा तो हवाएं यहां गर्म होकर ऊपर उठेंगी। परिणाम क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहां ज्यादा हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मान लिया जाए सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, यदि सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा, इसको हम इस तरह देख सकते हैं। ध्यान से सुनो इस बात को, हम इसे इस तरह देख सकते हैं। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो, ये स्थिति है, ये है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, 0 अंश 23, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये आपका कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा है। यदि सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो तापमान यहां ज्यादा होगा, यदि यहां ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है यहां संवहनी हवाएं चलेंगी और क्षोभ मंडल को ऊपर उठा ले जाएंगी। इसका मतलब है अब स्थिति ये हो जाएगी। अब सोचो, मान लिया जाए कि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, हमेशा यदि सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा, सूर्य यहां चमकता है मकर रेखा पे। अब मान लो सूर्य यहां चमकेगा तो जहां ताप ज्यादा होगा वहां की हवाएं गर्म होगी, जब गर्म होगी तो हल्के को ऊपर उठेगी। परिणाम क्या होगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहां ज्यादा हो जाएगी। हमेशा इसका मतलब ये है कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई, ये बदलती रहती है। गर्मी के मौसम में कहीं और होगा और ठंड के मौसम में कहीं और होगा। गर्मी के मौसम में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, ठंड के मौसम में इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ध्यान देने इस बात को, सूर्य यदि कर्क रेखा पर चमकता है तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहां ज्यादा होगी, क्योंकि जहां सूर्य चमकेगा वहां तापमान ज्यादा होगा, और जहां तापमान ज्यादा होगा वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी। यदि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो तापमान यहां ज्यादा होगा, यदि तापमान यहां ज्यादा होगा तो हवाएं गर्म होकर यहां ऊपर उठेगी। स्वाभाविक है क्षोभ मंडल की ऊंचाई मकर रेखा पर ज्यादा होगी। तो यह देखना है कि सूर्य चमक कहां रहा है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य की स्थिति के अनुसार क्षोभ मंडल की ऊंचाई बदलती रहती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, हम इंडिया की बात करें, फिगर को ध्यान देना इस बात को, हम इंडिया की बात करते हैं, ये इंडिया है, ये कहा जाता है ये कर्क रेखा है। तो इंडिया में क्या किया जाए, हमेशा जैसे आप इसको इस तरह समझो, आप ध्यान देने इस बात को, ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है। मान लिया जाए सूर्य यहां चमक रहा है तो सामान्य हवा यहां चलेगी, और जहां सामान्य हवा चलेगी ये भाग ऊपर उठेगा। अब सूर्य की स्थिति यहां आ गया तो सूर्य अब यहां सामान्य हवा चलेगी, तो यहां क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी। सूर्य की स्थिति यहां आ गई तो यहां सामान्य हवा चलेगी, यहां क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो स्थिति क्या होती है, इस तरह बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह देखो, आप मान लिया जाए क्षोभ मंडल की ऊंचाई इस तरह चलती है, सूर्य यहां चमकेगा तो यहां ज्यादा होगी, सूर्य यहां चमकेगा तो यहां ज्यादा होगी, यहां कम हो जाएगा।
हमेशा ध्यान दो, जैसे मैंने क्या कहा, मान लिया जाए सूर्य यहां चमक रहा है, यहां चमक रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए सूर्य यहां चमक रहा है, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहां सबसे ज्यादा होगी और कम हो जाएगी। सूर्य कहां चमक रहा है यह ध्यान देना होगा, और जहां सूर्य चमकेगा वहां की हवाएं गर्म होगी, और जहां की हवा गर्म होगी स्वाभाविक है वहां क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी। अब ध्यान से सुनो इस बात को, अब ध्यान से सुनना इस बात को। यह बात हुई क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फीयर की बात करें। अब जैसे इंडिया की यदि बात किया जाए, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में ए, बी, सी और डी की बात करें, आपसे यह पूछेगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा कहां होगी, तो आंसर क्या होगा, बी पर। क्यों? क्योंकि सूर्य कहां चमक रहा है, कर्क रेखा पर। पर एक चीज सोचो, सूर्य यहां से यहां तक जाता है, स्वाभाविक है भारत के उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी की जो उत्तरी क्षेत्र की बात करूं, उत्तरी क्षेत्र में सूर्य कभी लंबवत चमकता ही नहीं है। सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच मूव करता है। जैसे हम इस तरह बातें करें, यह हमारी पृथ्वी है, यह इक्वेटर है, यह कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है, यह सूर्य की स्थिति है। सूर्य क्या होता है, इन दोनों के बीच मूव करता है, हमेशा इन दोनों के बीच हमेशा मूव करेगा सूर्य, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर और मकर। इसका मतलब है इन दोनों के बीच क्षोभ मंडल की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। लेकिन आप इससे यहां चले जाओ और इससे यहां चले जाओ, ध्यान दें, यदि इससे यहां जाओगे तो इधर हमेशा क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम ही रहेगी, क्योंकि सूर्य यहां वर्टिकल कभी नहीं चमकता, यहां न तो सामान्य हवाएं चलती हैं। आप सोचो जरा, सूर्य यहां जाएगा और यह आपका मकर रेखा है, सूर्य यहां से यहां आएगा, यहां से यहां जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्षोभ मंडल की स्थिति बदलती रहती है, ऊंचाई बदलती रहेगी। लेकिन कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जो क्षोभ मंडल है ऊंचाई में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब है कि क्षोभ मंडल की जो अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई या तो कर्क रेखा पे, या तो मकर रेखा पे, या तो इक्वेटर पे, या तो दोनों के बीच होगी। हमेशा ध्यान दो, एक सबसे बड़ी चीज तो ये है। फिर दूसरा प्रश्न बात करें हम लोग, इसको ध्यान से समझो, इस बात को हमेशा ध्यान देना, इस बात को। इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 16 किलोमीटर है। परिस्थिति अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, बस हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना है, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक प्रश्न ध्यान दो, इस बात को हमेशा ध्यान देना, इस बात को। यह जो क्षोभ मंडल है, हम क्षोभ मंडल की बात करें, होता क्या है, होता क्या है कि ये जो क्षोभ मंडल है लगभग 3 जो किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, इसको कहते हैं फ्रिक्शन लेयर कहते हैं। क्योंकि यहां घर्षण ज्यादा होता है। पूरी बात ध्यान दो, ये जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 3 किलोमीटर, इसको फ्रिक्शन लेयर कहा जाता है। फ्रिक्शन लेयर कहा जाता है क्योंकि यहां हवाओं का जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, सबसे ज्यादा होता है, तब इसे कहते हैं फ्रिक्शन लेयर कहते हैं। अब हमेशा याद रखना, ध्यान देना इस बात को, फ्रिक्शन लेयर की हम बात करें। आप एक चीज सोचो, मान लो आप जब पोल से इक्वेटर की ओर जा रहे हो तो इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, और जब इक्वेटर से आ रहे हो साउथ पोल की तरफ तो ऊंचाई लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है।
ये तब है जब इक्वेटर पर सूर्य चमकता है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये स्थिति देखो कैसे बदल रही है। इसका मतलब ये है कि यदि आप क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है इसके पैरेलल उड़ान भरना चाहते हो प्लेन से, इस क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा के समानांतर उड़ान भरना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी ऊंचाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। फिर ऊंचाई आपकी लगातार क्या होगी? कम होती चली जाएगी। यदि इसके समानांतर आप उड़ान भरते हो प्लेन से, तो इसकी ऊंचाई पहले बढ़ रही है, फिर उसकी ऊंचाई क्या होगी? कम होती चली जाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि आप इक्वेटर से आ रहे हो पोल की तरफ तो ऊंचाई लगातार कम होगी, या इक्वेटर से जा रहे हो साउथ पोल की तरफ तो आपकी ऊंचाई लगातार क्या होगी? कम होगी। हमेशा ध्यान देना इस बात को। पर एक प्रश्न उठा, यह कहा जाता है कि हम जब ऊपर जाते हैं तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे मान लिया जाए यह आपकी पृथ्वी है, यह हवाओं का लेयर है, ये लेयर है। मान लिया जाए ऊपर जाने पे ताप गिरने लगे, यहां 20 डिग्री, 19 डिग्री, 18 डिग्री, 16 डिग्री ऊपर जाने पे ताप गिरने लगे, और यहां मान लिया जाए 17 डिग्री, 17.5, 18 डिग्री, 18.5 तापमान बढ़ने लगे। जब ऊपर जाते हैं तो ताप गिरने लगे, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसे कहते हैं सामान्य पतन दर कहते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं तापमान का प्रतिलोमन। द इन्वर्जन ऑफ, हम टेम्परेचर कहते हैं इसे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनो इस बात को। इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं इसे। देखो आप, जब ऊपर जाने पर ताप गिरने लगे इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर कहा जाता है। अब ऊपर जाने पर ताप बढ़ने लगे तो इसको उल्टा हो जाना, इसको कहते हैं तापमान का प्रतिलोमन, द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं इसे। कितनी अच्छी बात है और कितना खूबसूरत तरीके से पूरी बात, ध्यान दो इस बात को। अक्सर देखा गया है कि जो क्षोभ मंडल है इसमें नॉर्मल लैप्स रेट की स्थिति पाई जाती है, सामान्य पतन दर स्फीयर में पाया जाता है। इसका मतलब ये जो सामान्य पतन दर है दर इसमें है क्या? प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है। प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है, अर्थात प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री ताप कम हो जाता है। लगभग सामान्य पैमाना यह कहा जाता है प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है। इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल में नॉर्मल लैप्स रेट की स्थिति पाई जाती है। और जब नॉर्मल लैप्स रेट की स्थिति की बात करेंगे इस क्षोभ मंडल में, तो रीजन क्या है? हमेशा इसका मतलब यह है
क्षोभ मंडल में सामान्य पतन दर है, क्योंकि ऊपर जाने पर वायु का घनत्व कम, होता जाता है, वायुमंडलीय दाब कमी। इसे ध्यान से समझो इस बात को। ये जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में नॉर्मल लैप्स रेट की स्थिति पाई जाती है, अतः प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री जो ताप हो जाता कम हो जाता है, अर्थात प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 अंश सेल्सियस जो ताप हो जाता है वो कम हो जाता है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसके पीछे कारण क्या है? ये क्षोभ मंडल में ही क्यों पाया जाता है? रीजन ये है कि जब ऊपर जाते हैं तो एयर डेंसिटी कम होने लगती है, और जैसे जैसे एयर डेंसिटी कम होगी हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। नंबर 2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो वायुमंडलीय दाब है वह कम होने लगता है। और तीसरी चीज, जो डस्ट पार्टिकल है, धूल कण में निरंतर कमी आने लगती है। अब सोचो, चूंकि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है, इसलिए देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर गर्मी कम लगती है, ठंड ज्यादा लगती है। आखिर पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड ज्यादा क्यों लगती है? क्योंकि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अब सोचो, जब समुद्र तल से ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, समुद्र तल से ऊंचाई यदि सबसे ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है वहां ताप क्या होगा? कम होगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो ठंड लगती है उसका मूल कारण क्या है? सामान्य पतन दर है, नॉर्मल लैप्स रेट है। आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो पीसीएस का क्वेश्चन कि ताप की गिरने का दर क्या है? तो ये चीज है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है। लेकिन इसके पीछे ये रीजन है, एयर डेंसिटी कम हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और डस्ट पार्टिकल में निरंतर कमी आने लगती है। ये हमेशा ध्यान दो ये बातें। फिर एक प्रश्न उठा, पूरी बात ध्यान देना। फिर एक प्रश्न उठा, नॉर्मल लेफ्ट, जब ऊपर जाओगी तो ताप क्या होगा? गिरना शुरू होगा। सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां है? इक्वेटर पे। तो सबसे ताप कहां गिरेगा? इक्वेटर पे। इसे देखा होगा, इक्वेटर पे यहां ताप -80 डिग्री और यहां ताप -45 डिग्री। तो ध्रुवों पर ऊपर जाने पर ताप -45 डिग्री है, यहां ताप कितना है? -80 डिग्री है। हम पोल की बात करें, जबकि क्षोभ मंडल की निचली सीमा की जब बात करोगे यहां ताप सबसे ज्यादा होगा, यहां से जब पोल की तरफ बढ़ोगे तो ताप गिरता चला जाएगा। पर जब पोल की बात करोगे, इक्वेटर की बात करोगे, तो इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा की बात करें, ऊपरी सीमा की बात, यहां ताप -80 डिग्री होता है और यहां ताप -45 डिग्री। इसका अर्थ यह है, जब इक्वेटर से ऊपर ऊपर आओगे पोल की तरफ तो ताप बढ़ रहा है। ताप क्यों बढ़ रहा है? कि यहां -80 डिग्री और यहां माइनस कितना है? 45 डिग्री है। तो जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो आपका ताप बढ़ता है। आज जब नीचे इक्वेटर से क्षोभ मंडल के निचली सीमा की बात करें, जब इक्वेटर से जाते हो साउथ पोल की तरफ या पोल की तरफ तो ताप गिरता है। ऊपर से यहां जाते हो ताप क्या हो रहा? बढ़ रहा है, क्योंकि -80 बहुत कम है, -45 ज्यादा है। आप सोचो, ऊपर जो है ताप सबसे कम होता है, नॉर्मल लैप्स। मान लिया जाए कि यहां ऊंचाई सबसे ज्यादा बढ़ जाए, जैसे मान लिया जाए यहां ऊंचाई सबसे ज्यादा हो जाए तो ताप सबसे कम यहां हो जाएगा। और जो इक्वेटर पर यह ताप कम है इसको कहते हैं कोल्ड पॉइंट, शीत बिंदु कहते हैं इसे। शीत बिंदु, कोल्ड पॉइंट कहा जाता है इसे हमेशा।
जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू। मुझे भी विश्वास है कि एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप इसे शेयर करो, लाइक करो यदि आपको पसंद आ रहा है तो, ताकि ये जो प्रोग्राम चला रहे यूट्यूब पर गरीब बच्चों के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और लाभ तभी मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। थैंक यू।